Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second part of election and representation. How does PR work in Rajya Sabha elections? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो थर्ड वेरिएंट है, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, ये राज्यसभा इलेक्शंस में फॉलो होता है। हर स्टेट की एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं राज्यसभा में, और हर स्टेट से जो भी राज्यसभा मेंबर्स इलेक्ट करने हैं वो उस स्टेट के एमएलएज ही इलेक्ट करते हैं। यानी कि जो एमएलएज हैं वो ही राज्यसभा इलेक्शंस में वोटर्स होते हैं। हर वोटर को अपने कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करना पड़ता है, और विनर बनने के लिए हर कैंडिडेट को एक मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स सिक्योर करना पड़ता है। जो फॉर्मूला है मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स का, वो है टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1, और टोटल में हमें +1 करना है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इमेजिन हमें राजस्थान से 4 राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करना है, और हमारे पास 200 एमएलएज हैं जो कि वोटर्स हैं। विनर को चाहिए होंगे 200 अपॉन, यहाँ पे जो 200 है वो टोटल वोट्स पोल्ड है, क्योंकि 200 एमएलएज ही यहाँ पे वोटर्स हैं। 200 अपॉन 4+1, 4 जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड है, इसमें हमने +1 किया। तो 200 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो आ गया 40, और 40 में हमने +1 कर दिया, यानी कि जो मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स होगा इस सिचुएशन में वो 41 वोट्स होगा। When the votes are counted, it is done on the basis of first preference vote secured by each candidate, of which the candidate has secured the first preference votes. हर कैंडिडेट के वोट उसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को कितने लोगों ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। आफ्टर काउंटिंग all first preference votes, required number of candidates fail to fulfill the quota. The candidate who secured the lowest votes of first preference is eliminated, and his or her votes are transferred to those who are mentioned as second preference on those ballot papers. जो भी वोट्स हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स हैं, काउंट करने के बाद अगर फिर भी हमें जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स चाहिए वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा कैंडिडेट जिसे सबसे लोएस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले हैं उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके ही बैलेट पेपर पे जिसे सेकंड प्रेफरेंस वोट्स मिले होते हैं उसके वोट्स हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे कैंडिडेट को। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होती है जब तक कि हमें जितने भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स चाहिए वो इलेक्ट ना हो जाएं। बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है इसमें हमें वोट्स ट्रांसफ़र करने होते हैं। जिसे भी फर्स्ट प्रेफरेंस के लीस्ट वोट्स मिले हैं उसके वोट्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे उस पर्सन को जिसे उसके ही बैलेट पेपर पे सेकंड प्रेफरेंस पे रखा गया है। वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम? इंडिया ने FPTP सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? अगर आपने ऊपर दिया हुआ बॉक्स अच्छे से समझा है तो आपने नोटिस किया होगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो एक छोटी कंट्री में वर्क कर सकता है, बट क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी सब कॉन्टिनेंटल कंट्री है तो इसलिए यहाँ पे ये सिस्टम थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अब क्योंकि FPTP सिस्टम की जो सक्सेस और पॉपुलैरिटी है वो इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये सिस्टम जो है बहुत सिंपल है। The entire election system is extremely simple to understand even for common voters whom have no specialized knowledge about politics and elections. तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी है जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, उसके लिए भी FPTP सिस्टम बहुत इजी है, और यहाँ पे बहुत ही क्लियर चॉइस है वोटर्स के सामने कि उन्हें किन्हें इलेक्ट करना है। वोटर्स को सिंपली जाके कैंडिडेट को या पार्टी को वोट देना होता है। Depending on the nature of actual politics, voters may either give greater importance to the party or to the candidate or balance the two. पॉलिटिक्स के नेचर के हिसाब से कैंडिडेट या तो पार्टी को वोट ज़्यादा देता है, यानी कि पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, या कैंडिडेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, या दोनों के बीच में बैलेंस करके चलता है। The FPTP system offers voters a choice not simply between parties but specific candidates. FPTP में यूजुअली जो चॉइस होती है वो कैंडिडेट्स के बीच में होती है। बाकी इलेक्टोरल सिस्टम्स में जैसे कि PR सिस्टम हो गया, वोटर्स को अक्सर कहा जाता है कि उन्हें पार्टी के बीच में चूज़ करना है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टी लिस्ट के बेसिस पे इलेक्ट होते हैं।
As a result, there is no one representative who represents and is responsible for one locality. So इसका रिजल्ट ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो किसी लोकेलिटी का, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो सकते हैं. In constituency based system like FPTP, voters know who their own representative is and can hold them or her accountable. सो FPTP सिस्टम में वोटर्स को पता होता है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है और किसी भी चीज़ के लिए वो उन्हें अकाउंटेबल कंसिडर कर सकते हैं. More importantly, the makers of a constitution also felt that PR-based election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें भी ये लगा कि जो PR सिस्टम है वो हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाएगा. This system requires that the executive has majority in the legislature. You will notice that the PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes. सो ये जो सिस्टम है ये क्योंकि अब हमें चाहिए होता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें मेजरली एग्जीक्यूटिव्स जो है वो मेजॉरिटी में होना चाहिए. पर PR सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लियर मेजॉरिटी आ पाए क्योंकि सीट्स जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं वोट्स के शेयर के बेसिस पे. The FPTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats more than their share of votes would allow. So FPTP में यूजुअली लोगों के मतलब जो भी कैंडिडेट्स या पार्टीज़ हैं उनको यूजुअली उनके वोट शेयर से ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं. Thus, this system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of a stable government. So, FPTP सिस्टम में पॉसिबल हो पाता है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो स्मूथली फंक्शन करे और हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल पाए. Finally, the FPTP system encourages voters from different social groups to come together to win an election in a locality. और FPTP में encouragement मिलता है अलग अलग सोशल ग्रुप से आए हुए लोगों को कि वो साथ में आएँ और इलेक्शंस जीतें किसी लोकेलिटी में. क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है सो PR सिस्टम जो है एनकरेज करेगा किसी कम्युनिटी को कि वो उसकी खुद की नेशन वाइड पार्टी बना ले. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के भी माइंड में यही बात आई होगी. The experience of the working of the constitution has confirmed the expectation of constitution makers. और जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है उसने कंफर्म किया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस रही होंगी. जो FPTP सिस्टम है वो उसने प्रूव किया है कि वो बहुत सिंपल है और ऑर्डिनरी वोटर्स के लिए ज़्यादा फैमिलियर है. उसने हेल्प किया है लार्जर पार्टीज़ को कि वो क्लियर मेजॉरिटीज़ के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाए सेंटर और स्टेट लेवल पे. This system has also discouraged political parties that get all their votes only from the one caste or community. और इस सिस्टम ने ऐसे लोगों को भी डिस्करेज किया है, ऐसी पार्टीज़ को भी जिन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी से वोट्स मिलते हैं. Normally, working of FPTP system results in two-party system. This means that there are two major competitors for power and power is often shared by these two parties alternatively. और यूजुअली FPTP सिस्टम में क्या होता है कि 2 पार्टी सिस्टम बन के आता है यानी कि पूरे पॉलिटिक्स में यूजुअली 2 मेजर यानी कि 2 मेन पार्टीज़ होती हैं जो पावर के लिए आपस में कम्पीट करती हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर न्यू पार्टीज़ और थर्ड पार्टी टू एंटर द कॉम्पिटिशन एंड शेयर पावर. और इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है नई पार्टीज़ के लिए कि वो कॉम्पिटिशन में एंटर करें और पावर शेयर करें. In this respect, the experience of FPTPs in India is slightly different. After independence, though we adopted the FPTP system, there emerged a one-party dominance, and along with it, there existed many small parties. After 1989, India is witnessing the function of the multi-party coalitions. So, इस respect में जो हमने अभी FPTP की बात की, उसमें हमारा इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट रहा है क्योंकि 1989 तक यूजुअली हमारे यहाँ वन पार्टी डोमिनेंस थी यानी कि सिर्फ कांग्रेस की डोमिनेंस थी और छोटी छोटी पार्टीज़ भी थी. फिर 1989 के बाद जो है मल्टी पार्टी कोलिशंस आए यानी कि बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ आई जिन्होंने आपस में कोलिशन बनाए और ऐसे ही स्टेट्स में भी 2 पार्टी कंपटीशन अब एमर्ज हो रहा है. बट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडियाज़ पार्टी सिस्टम इज़ दैट द राइज ऑफ कोलिशंस हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर न्यू एंड स्मॉलर पार्टीज़ टू एंटर इनटू इलेक्टोरल कंपटीशन इन स्पाइट ऑफ FPTP सिस्टम. इंडिया का जो डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर यानी कि सबसे अलग फ़ीचर ये भी है कि इंडिया के पार्टी सिस्टम में क्योंकि कोलिशंस बढ़ रहे हैं इस वजह से छोटी पार्टीज़ के लिए भी पॉसिबल हो पा रहा है कि वो इलेक्टोरल कंपटीशन में अपनी जगह बना पाएँ. रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़.
हमने नोटिस किया है जो FPTP इलेक्शन सिस्टम है उसमें जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट्स जिसे मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है, और ये ज़्यादातर दिस ऑफन वर्क्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ द स्मॉलर सोशल ग्रुप्स। बट इससे क्या होता है, यूजुअली जो छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हैं उनको काफ़ी डिसएडवांटेज होता है। वी हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ एक हिस्ट्री रही है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। इन सच a social system, FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere, and the oppressed social groups may continue to remain अनरिप्रेजेंटेड। सो FPTP इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब ये हो सकता है कि जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो तो हर जगह जीत जाएं, पर जो अप्रेस्ड हैं सोशल ग्रुप्स वो बहुत सारी जगह में अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस डिफ़िकल्टी एंड दे नीड टू प्रूव अ वे टू एंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द अप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो इस डिफ़िकल्टी के बारे में अवेयर थे, और एक नीड थी कि वो एक ऐसा तरीका लाएं जिससे ऑप्रेस सोशल ग्रुप्स को भी फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। दिस इशू वॉज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो ये जो इशू था ये इंडिपेंडेंस के पहले काफ़ी इसमें डिबेट हुई, इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आई। इस कॉन्सेप्ट में ये था कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है तो सिर्फ वही इंसान वोट दे पाएगा जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें काफ़ी मेंबर्स ने ये कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए ये डिसाइड हुआ कि हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। इस सिस्टम में जो भी वोटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के सब एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए, बट जो कैंडिडेट है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक सोशल सेक्शन से ही बिलोंग करता है जिसके लिए सीट रिजर्व्ड होती है। There are certain social groups which may be spread across the country in a particular constituency. Their number may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate. However, taken across the country, they are a significantly sizable group. To ensure their proper representation, a system of reservation becomes necessary. तो ऐसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं जो जिनके किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। इसकी वजह से क्या होता है, इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए रिजर्वेशन का सिस्टम नेसेसरी हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो SCs और STs के लिए लोकसभा में और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। ये प्रोविज़न पहले तो 10 सालों के लिए बनाया गया था, बट इसके बाद से ये कंटिन्यूसली इसको सक्सेसिवली इंक्रीज़ किया जा रहा है और ये बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर्स। तो जब भी वो 10 ईयर्स या जो पीरियड है रिजर्वेशन का वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद पार्लियामेंट डिसीजन ले सकता है कि इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड करना है या नहीं। The number of seats reserved for both of these groups is in proportion to their share in the population of India. फिर इन ग्रुप्स के लिए कितनी सीट्स रिज़र्व करनी है ये इनकी जो पॉपुलेशन का शेयर है इंडिया में उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इनके पॉपुलेशन के शेयर के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इनके लिए जो भी सीट्स होती हैं वो रिज़र्व की जाती हैं। Who decides which constituency is to be reserved? On what basis is this decision taken? The decision is taken by independent body called delimitation commission. तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करनी है ये डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करती है। जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं। फिर ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है, और इसी कमीशन का ये भी काम है कि वो जो हमारी बाउंड्रीज़ है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की वो फिक्स करती है, और जो भी कोटा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का जिन्हें रिज़र्व करना है किसी भी स्टेट में वो SCs और STs के प्रपोर्शन पे डिपेंड करता है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है उस पर्टिकुलर स्टेट में। बाउंड्रीज ड्रॉ करने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टेट या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कंपोजिशन पे ध्यान देती है।
those constituencies that have highest proportion of scheduled tribe population are reserved for ST. जिन constituencies में ST population ज़्यादा होती है वहाँ उनके लिए सीट रिज़र्व कर दी जाती है. और शेड्यूल कास्ट के केस में डिलिमिटेशन कमीशन जो है 2 चीज़ों पे ध्यान देती है. पहले तो वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पिक करती है जिनमें हाई प्रपोर्शन होता है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट. और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं डिलिमिटेशन कमीशन स्टेट के डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड कर देती है. दिस इज़ डन बिकॉज दी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज़ जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो जनरली पूरी कंट्री में इवनली स्प्रेड है, यानी कि काफ़ी फैली हुई है. ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो रोटेट होती हैं हर बार जब भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है. फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए सिमिलर रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं रखता है. अभी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है रिजर्वेशन विमेन के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में, जो कि अब जो हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल है 2023 में जो आया है 106 अमेंडमेंट, उसके थ्रू ये पॉलिसी अब आ गई है. क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ होती हैं जैसे कि लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, इनमें विमेन की जो पॉपुलेशन या उनका जो प्रपोर्शन था वो काफ़ी कम था. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. तो जो विमेन हैं उन्हें लोकल बॉडीज़ में पहले से ही रिजर्वेशन मिलता हुआ आ रहा है. 1/3 सीट्स उनके लिए पहले से ही लोकल इलेक्शंस में रिजर्व थी. A similar provision for Lok Sabha and Vidhan Sabhas would require amendment to the Constitution. So ये एडिशन जो है थोड़ा पुराना है, अब ये अमेंडमेंट हो चुकी है 106 अमेंडमेंट. Free and fair elections. To test of any election system is its ability to ensure a free and fair electoral process. If we want democracy to be translated into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो काफ़ी इम्पार्शियल, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है ये अलाउ करता है जो भी वोटर्स के एस्पिरेशंस हैं उन्हें एक लेजिटिमेट तरीके से एक्सप्रेशन मिले, यानी कि एक सही तरीके से उन्हें एक्सप्रेस किया जा सके इलेक्टोरल रिजल्ट्स के फॉर्म में. यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट. अब बात ये आ जाती है कि वोटर्स कौन हो सकते हैं, कौन वोटर्स होंगे, कौन इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे. अब इन सब चीज़ों में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. You already know that democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections. So democratic elections में ये होता है कि जितने भी adult citizens हैं हमारी कंट्री में वो सभी एलिजिबल है वोटिंग के लिए. इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है. बहुत सारी कंट्रीज़ में सिटीजन्स को काफ़ी लॉन्ग बैटल्स लड़ने पड़े हैं रूलर्स के लिए ताकि उन्हें वोटिंग राइट्स मिल सके, और काफ़ी कंट्रीज़ में विमेन को ये राइट काफ़ी लेट मिला है. पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये रहा है कि सभी एडल्ट सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स मिल गई हैं. टिल 1999 जो भी एडल्ट का मतलब होता था एक एडल्ट इंडियन, यानी कि जो 21 ईयर्स की एज का है या उससे अबव है. बट 1989 में ये अमेंडमेंट आई और ये जो एलिजिबिलिटी थी टू बिकम एन एडल्ट इंडियन सिटीज़न उसकी एज 21 से रिड्यूस कर दी गई 18 ईयर्स में. एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस में ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर पाएँ. और ये कंसिस्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ, जो कि अभी हमने राइट्स वाला जो चैप्टर है अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा इक्वालिटी का प्रिंसिपल और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ये राइट टू वोट है अगर हम सबको दे दें इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ये सही नहीं है. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये फर्म बिलीव था कि जो एबिलिटी है एडल्ट सिटीजन्स की वो इक्वल है ये डिसाइड करने में कि कौन उनकी सोसाइटी के लिए गुड है, मतलब कौन उनकी सोसाइटी के लिए बेटर है या नहीं, और कौन उनकी देश के लिए और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बेटर है. What is true of the right to vote is also true of right to contest election. All citizens have right to stand for election, become representative of people. जैसे सभी लोगों को राइट वोटिंग का राइट है वैसे सभी लोगों को इलेक्शंस कंटेस्ट करने का भी राइट है.
बट डिफरेंट एज मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स है इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट को कम से कम 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। इसके साथ और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि एक लीगल प्रोविज़न है कि अगर कोई भी पर्सन 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए किसी ऑफेंस के लिए जेल गया हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है इलेक्शन कंटेस्ट करने से। बट इनकम या एजुकेशन या क्लास या जेंडर, इन सब को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन दिस सेंस आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ ओपन टू ऑल सिटीजन्स। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है। देन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं इंडिया में ताकि जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वो फ्री और फेयर हो सके। इसके लिए ही हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो बनाई गई है, जो कि सुपरवाइज कर सके इलेक्शंस को और इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके। अब हमारा आर्टिकल 24 क्या कहता है? दी superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all elections to parliament and to the legislature of every state and of elections to the office of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as election commission। तो जो भी हमारे इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं या इलेक्शंस करवाने हैं, पार्लियामेंट में हो या लेजिस्लेचर में हो, स्टेट लेजिस्लेचर्स में, ये सारा काम जो है हमारे इलेक्शन कमीशन का है। आर्टिकल 24 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए जो कि सुपरवाइज कर सके, डायरेक्ट कर सके और कंट्रोल कर सके इलेक्टोरल रोल्स को और इलेक्शन की कंडक्शन में इंडिया में। ये जो वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन को काफ़ी डिसीजिव रोल प्रोवाइड करते हैं इलेक्शंस में। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन देयर इज़ अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और उनका अपना खुद का स्फेयर ऑफ ऑपरेशन होता है। कमीशन ऑफ इंडिया कैन ईदर बी अ सिंगल मेंबर मल्टी मेंबर बॉडी। टिल 1989 इलेक्शन कमीशन वॉज सिंगल मेंबर। 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन थी वो सिंगल मेंबर बॉडी थी। Just before the 1989 general elections, 2 election commissioners were appointed, making the body multi-member। 1989 के इलेक्शन से पहले ही 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए गए थे ताकि जो बॉडी थी वो मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। Soon after the elections, commission reverted to its single member status। उन्हीं इलेक्शंस के बाद जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन वो वापस सिंगल मेंबर बॉडी बन गई थी। इन 1993 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर वंस अगेन अपॉइंटेड एंड द कमीशन बिकेम मल्टी मेंबर एंड हैज़ रिमेन मल्टी मेंबर सिंस देन। फिर 1993 में वापस से इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी बन गई और तब से वो मल्टी मेंबर बॉडी ही है। पहले काफ़ी डिफरेंसेस या डिबेट्स थी कि क्या इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए। ये मैटर जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया। नाउ देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस दैट अ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन इज़ मोर अप्रोप्रिएट एज पार इज शेयर्ड एंड देयर इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। बाद में सब में ये कंसेंसस बना कि जो इलेक्शन कमीशन है उसे मल्टी मेंबर बॉडी ही होनी चाहिए ताकि जो है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी रहे और पावर शेयर हो सके। इलेक्शन कमीशन Chief Election Commissioner presides over Election Commission but does not have more powers than other election commissioners। जो CEC है यानी कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन पे प्रेसाइड तो करता है यानी कि सबसे टॉप पर है, पर उसके पास बाकी इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा पावर्स नहीं है। CEC and 2 election commissioners have equal powers to take all decisions relating to elections as a collective body। जो CEC है और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सबके पास सेम पावर है डिसीजंस लेने के लिए। They are appointed by President of India on advice of Council of Ministers। Council of Ministers की एडवाइस पे उन्हें President of India जो है वो अडॉप्ट करते हैं। It is therefore possible for a ruling party to appoint a partisan person to the commission who might favor them in the elections। This fear has led many to suggest that this procedure should be changed। Many persons have suggested that a different method should be followed that makes consultation with the leader of opposition and Chief Justice of India necessary for the appointment of CEC and election commissioners। ये फियर था लोगों के मन में कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने किसी पर्सन को जो है अपॉइंट कर सकती है इस इलेक्शन कमीशन में। और इस फियर से काफ़ी सजेशंस ये आए
कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें कंसिडर किया जाना चाहिए इन इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स के टेन्योर के लिए। इन्हें या तो 6 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है या तब तक के लिए अपॉइंट किया जाता है जब तक ये 65 ईयर्स की एज के नहीं हो जाते, जो भी अर्लियर हो। CC can be removed before the expiry of term by the president if both houses of parliament make such a recommendation with a special majority। So CC को उसके टर्म के एक्सपायर होने के पहले रिमूव किया जा सकता है अगर जो प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं अगर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है ये रिकमेंडेशन लेकर आए स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो रूलिंग पार्टी है वो सीसी को रिमूव ना कर पाए अगर वो सीसी जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को फेवर नहीं करते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि उसे अप टू डेट वोटर्स की लिस्ट बनानी पड़ती है और ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो वोटर्स की लिस्ट है वो एरर्स से फ्री हो, यानी कि जो भी नेम्स हो वो सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स के हो और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स के ना हो। जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वही डिटरमाइन करती है कि इलेक्शंस के टाइमिंग्स क्या होंगे और इलेक्शन का शेड्यूल क्या होगा। इलेक्शन शेड्यूल में आ जाता है जैसे कि नोटिफिकेशन इलेक्शंस के, फिर कब नोटिफिकेशंस फाइल करने हैं, कब लास्ट डेट क्या है नोटिफिकेशंस नॉमिनेशंस फाइल करने की, फिर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल क्या है, पोलिंग किस दिन होगी, काउंटिंग किस दिन होगी और रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे। इस पूरी प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना होता है कि जो भी इलेक्शंस हो वो फ्री एंड फेयर हों। फिर इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शंस पोस्टपोन भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है इस ग्राउंड्स पे कि जो भी एटमॉस्फेयर है कंट्री या किसी पर्टिकुलर स्टेट का, इट इज़ विशिएटेड एंड देयरफॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मे नॉट बी पॉसिबल। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ नो मोर इम्पार्शियल और यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। कमीशन जो है एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इम्प्लीमेंट करती है पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के लिए कि उन्हें कैसे बिहेव करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा पोलिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकती है इलेक्शन कमीशन, या रीकाउंट भी करवा सकती है वोट्स अगर उसे लगता है कि कुछ अनजस्ट या अनफेयर हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देती है और उन्हें ही इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल्स अलॉट करती है। इलेक्शन कमीशन का बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है, सो वो यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हेल्प से इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। बट जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो कमीशन को पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है जब तक कि इलेक्शन रिलेटेड वर्क ख़त्म ना हो जाए। फिर पूरी इलेक्शन प्रोसेस के टाइम में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हें इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी दी जाती है और इलेक्शन कमीशन का उन पर फुल कंट्रोल होता है। ईसी जो है वो ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकती है या उनके ट्रांसफ़र्स रोक भी सकती है और उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है अगर वो एक अनफेयर मैनर में एक्ट करते हैं तो। Over the years, Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its powers to ensure fairness in the election process. So EC जो है वो कई सालों से एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनी है जो काफ़ी फेयरनेस रखती है अपने इलेक्शन प्रोसेस में, काफ़ी इम्पार्शियल और अनबायस मैनर में सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। और जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है वो भी शो करता है कि जो इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। It is widely agreed that the Election Commission is more independent and assertive now than it was till 25 years ago। और ये काफ़ी ज़्यादा एग्री किया जाता है कि आज से 25 साल पहले इलेक्शन कमीशन जितनी इंडिपेंडेंट थी उससे कहीं ज़्यादा आज के समय में है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि अब पावर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बढ़ गया है ईसी का, बल्कि ये इसलिए है कि अब जो ईसी है वो ज़्यादा इफेक्टिवली अपने पावर्स को यूज़ करने लगी है। Since 1951 to 52, 17 Lok Sabha elections have been held. Many more state assemblies elections and by-elections have been conducted by Election Commission। तो इलेक्शन कमीशन जो है अभी तक काफ़ी इलेक्शंस करवा चुकी है और काफ़ी बाई इलेक्शंस भी करवा चुकी है। कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जैसे कि मिलिटेंसी पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर ऐसे एरियाज़ में, और कई बार तो इलेक्शंस पोस्टपोन भी करवाने पड़े हैं जैसे कि 1991 में मिडवे में करवाए गए थे जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग कैंपेनिंग।
फिर 2002 में इलेक्शन कमीशन ने दूसरी क्रिटिकल सिचुएशन थी जो कि तब थी जब गुजरात असेंबली जो थी उसे डिसॉल्व कर दिया गया था और इलेक्शंस करवाने थे। बट इलेक्शन कमीशन ने को ये मिला कि बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस था उस स्टेट में, जो कि इम्पॉसिबल हो गया था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। तो ईसी ने डिसाइड किया था कि जो इलेक्शंस हैं वो पोस्टपोन करवा दिए जाएंगे कुछ महीनों के लिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हर सिस्टम मतलब कोई भी इलेक्शन सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, कई फ्लॉज हो सकते हैं, कई लिमिटेशंस हो सकती हैं। सो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हमेशा वो मैकेनिज़्म सर्च करने चाहिए जिससे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से हो सकें। जब से एडल्ट सफरेज आया है और जब से फ्रीडम आया है इलेक्शंस कंटेस्ट करने का और जब से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनी है, इंडिया ने ट्राई किया है कि जो उसकी इलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक फ्री और फेयर रहे। However, the experience of past 72 years has given rise to many suggestions for reforming our election system। क्योंकि हमारा इलेक्शंस काफ़ी साल से चला आ रहा है तो काफ़ी सजेशंस भी मिले हैं इलेक्शन सिस्टम रिफॉर्म करने के लिए और बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं इसके लिए। इसके कुछ सजेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो हमारा सिस्टम है इलेक्शंस का उसे FPTP से चेंज करके हमें PR सिस्टम के कुछ वेरिएंट्स अडॉप्ट कर लेने चाहिए। इससे ये इंश्योर होगा कि पार्टीज़ को सीट्स जो भी मिलेंगी वो उनके वोट्स के प्रपोर्शन के हिसाब से ही मिलेंगी। फिर एक स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए कि एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड असेंबलीज, तो ये प्रोविज़न तो फुलफिल हो गया है। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजंस टू कंट्रोल रोल ऑफ मनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि जो मनी है उसका रोल काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाना चाहिए। जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं ये गवर्नमेंट को पे करना चाहिए स्पेशल फ़ंड के थ्रू। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उन्हें इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन कैंपेनिंग। देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। लॉज होने चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि वो एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक मैनर में फंक्शन कर रहे हैं। इस बारे में अभी कोई कंसेंसस नहीं है। अगर कोई कंसेंसस होता भी तो इन सब लॉज की और प्रोविजंस की काफ़ी लिमिट होती। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी हो सकते हैं जब कैंडिडेट्स, पार्टीज़ और जो भी लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं वो अग्री करें कि जो भी डेमोक्रेटिक कंपटीशन की स्पिरिट है उसको अबाइड करेंगे, यानी कि उसको फॉलो करेंगे। लीगल रिफॉर्म्स के अलावा 2 अदर वेज भी हैं जिससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं वो फुलफ़िल हो पाएँ। पहला तो ये है कि जो लोग हैं यानी कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। बहुत सारी लिमिट्स भी हैं इन सब चीज़ों को लेके। ऑर्डिनरी पीपल कैन इंगेज इन पॉलिटिक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि काफ़ी लिमिट्स हैं इन सब चीज़ों पे कि जो भी ऑर्डिनरी पीपल हैं वो रोज़ यानी कि रेगुलर बेसिस पे पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो सकें या इन्वॉल्व हो सकें। बट ये नेसेसरी है कि जो वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेवलप्ड हों और एक्टिव हों फंक्शनिंग में एज वॉचडॉग फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ताकि जो भी इलेक्शंस हैं हमारे वो फ्री एंड फेयर हो सकें। That is it for this chapter. Thank you so much for watching my video. Please like, share, comment and subscribe to my channel.